हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डीसी जनरेटर से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 17 है। इससे पहले हम 16 टॉपिक पर वीडियो दे चुके हैं, ठीक है। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये जो हम सीरीज दे रहे हैं 1000+ MCQ का, वो सभी चैप्टर से मिलेगा आपको। तो आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और ये जो सीरीज है आपको सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपके कई सारे डाउट क्लियर होंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए शानदार तरीक़ा से इस टॉपिक से MCQ को सॉल्व कर ही लेते हैं। तो आइए शानदार तरीके से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो के भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को बताऊंगा, उसे आप अपने नोट्स में लिखिएगा, हो सके तो उसे ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 17 है और टॉपिक का नाम है डीसी जनरेटर। और जनरेटर के बारे में आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डीसी जनरेटर का अन्य जो नाम होता है वो डायनोमो होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि डीसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो ये छोटी मोटी बातें आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपको हम फिर भी थोड़ी सी याद ही से दिलाते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है उष्मीय, दूसरा ऑप्शन है गतिज, तीसरा ऑप्शन है स्थितिज और चौथा ऑप्शन है रासायनिक। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है एक प्रकार की गतिज ऊर्जा होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर पहला का बी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लेंज का नियम, दूसरा ऑप्शन है सहप्रेरण का नियम, तीसरा ऑप्शन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम और चौथा है ओम का नियम। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आप सभी लोग इसके बारे में भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। लेकिन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम हैं, इसके बारे में मैं बताने के लिए इस क्वेश्चन को इसमें शामिल किया, ठीक है। तो पहला जो नियम कहता है, जब किसी चालक अथवा परिपथ में धारा गुजारा जाता है तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण EMF उत्पन्न करता है। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम, प्रेरित EMF का परिणाम फ्लक्स की मात्रा के परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो ये 2 नियम हैं इसके। आप हो सके तो इस दोनों नियम को ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक क्या होता है। तो किसी चालक में जब EMF को प्रेरित करना है तो उसके लिए आवश्यक क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है स्थिर चुंबकीय फ्लक्स, स्थिर चालक, पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स, गतिमान चालक, गतिमान चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक। चौथा ऑप्शन है गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर तीसरा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। जब किसी चालक में धारा गुजारा जाता है तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन के कारण EMF उत्पन्न होता है और यह EMF गतिमान चालक अथवा गतिमान चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न होती है। तो ये दोनों में से किसी एक, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। तीसरा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, यदि किसी आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाता है तो आउटपुट में वह क्या देगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा ऑप्शन है पल्सेटिंग करंट, तीसरा ऑप्शन है ऑसिलेटिंग धारा और चौथा ऑप्शन है DC करंट, ठीक है।
तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जब किसी आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ देते हैं तो अल्टरनेटिंग टाइप के विद्युत धारा देती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर चौथा का ए के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कम क्षमता वाले डीसी मशीन का योग किस पदार्थ से बनाई जाती है। योग यानी कि इसको फ्रेम कह सकते हैं, बॉडी भी कह सकते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी का एक ही नाम है, फ्रेम, बॉडी, योग। ठीक है, तो छोटी मशीन के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन है पीतल और चौथा ऑप्शन है फैब्रिकेट स्टील। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो छोटी मशीन के लिए यहाँ पर कास्ट आयरन हो जाएगा। अगर बड़ी मशीन आपसे पूछा जाता तो यहाँ पर हम कास्ट आयरन के जगह पर कास्ट स्टील का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी मशीन के लिए पूछा गया है, इसलिए राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य में प्रयोग किए जाने वाला कौन सा अचालक पदार्थ है। यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में एक अचालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा अचालक पदार्थ है। तो पहला ऑप्शन है एम्पायर क्लॉथ, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है अभ्रक और चौथा ऑप्शन है वर्निश। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य में प्रयोग किए जाने वाला जो पदार्थ होता है वो माइका होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर छठा का सी के साथ चूज करेंगे। बात हुई है कम्यूटेटर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। कम्यूटेटर को हिंदी में दिक् परिवर्तक कहते हैं और यह जो होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर से निर्मित होता है और कम्यूटेटर का काम जो होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है, कम्यूटेटर का अन्य नाम जो होता है मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा जो माइका होता है अभ्रक, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता देते हैं। माइका जो होता है विद्युत का कुचालक तथा ऊष्मा का सुचालक होती है। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 20 से 60 kV प्रति mm होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बाकी छठा का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है आर्मेचर कोर को लेमिनेट बनाने का क्या कारण है। तो आर्मेचर कोर को हम लेमिनेट क्यों करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है वजन में कमी लाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है मूल्य में कमी लाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है हिस्टेरिस लॉस कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन है एडी करंट लॉस कम करने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आर्मेचर कोर को हम लेमिनेट इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट लॉस यानी कि भंवर धारा हानि का मान कम हो जाए। ठीक है, अगर आपसे हिस्टेरिस लॉस पूछा जाता कि कम करने के लिए क्या करते हैं तो इसमें सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं, यानी कि सिलिकॉन इस्पात का उपयोग करके हम हिस्टेरिस लॉस को कम करते हैं। जबकि एडी करंट को लॉस को जब कम करना होगा तो लेमिनेट कोर का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ। बात हुई है आर्मेचर का, तो आर्मेचर जो होता है डीसी में इसे आर्मेचर और एसी में इसे रोटर कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों घूमने ही वाला भाग होता है, चाहे आर्मेचर कहें चाहे रोटर कहें। ठीक है, और सिलिकॉन स्टील के पत्तियों को इसको लेमिनेट करके बनाया जाता है। अगर इसकी लेमिनेशन की मोटाई पूछा जाएगा तो 0.35 से ½ mm तक होता है, यानी कि 0.5 mm तक। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो हम आपको ऊपर में डाटा बताए उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 7वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है चुंबकीय फ्लक्स के एक समान के वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है योक स्थापित किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है पोल्स स्थापित किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है फील्ड वाइंडिंग स्थापित किया जाता है और चौथा ऑप्शन है शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर जो स्थापित किया जाता है पोल्स को स्थापित करते हैं।
पोल शू का जो मुख्य काम होता है फील्ड कॉइल को सहारा देना, एयर गैप को समान रूप से फैलाना। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर 8वां का हम बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आर्मेचर का प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, पहला 1000 ओम, दूसरा 100 ओम, तीसरा 10 ओम और चौथा ऑप्शन है 1 ओम। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है 1 ओम से भी कम होता है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 1 ओम से कम प्रतिरोध को मापने के लिए हम 3 विधि का प्रयोग करते हैं। 1 ओम से कम प्रतिरोध को हम निम्न मान के प्रतिरोध के अंतर्गत रखते हैं और इसको मापने के लिए एमीटर वोल्टमीटर विधि, पोटेंशियल विधि और केल्विन का डबल ब्रिज विधि का प्रयोग करते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्मेचर के प्रतिरोध को हम किससे मापते हैं। तो ये 3 में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप चयन कर लीजिएगा, एमीटर वोल्टमीटर विधि, विभव मापी विधि या केल्विन का डबल ब्रिज विधि। तो इस तीनों विधि के द्वारा हम निम्न मान के प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो 9वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है किसी जनित्र में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का क्या कारण हो सकता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अधिक धारा और अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए लैप वाइंडिंग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कम धारा कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है अधिक धारा कम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए और चौथा ऑप्शन है कम धारा अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। लैप वाइंडिंग में अधिक धारा कम वोल्टेज प्राप्त करते हैं, ठीक है। जबकि वेव वाइंडिंग अगर आपसे पूछा जाता तो यहाँ पर कम वोल्टेज, ठीक है, और उच्च धारा प्राप्त करते हैं। तो लैप वाइंडिंग के लिए राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है 4 पोल वाला सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग जनित्र में समानांतर पथों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। हम जानते हैं कि जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें समानांतर पथों की संख्या पोल के संख्या के बराबर होती है, अर्थात ए बराबर बी। तो यहाँ पर पोल की संख्या 4 है तो समानांतर पथ की संख्या भी 4 ही होगा। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर बी के साथ चूज किए, 11 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है किसी जनित्र का ब्रश शेष का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि लोड करंट धारा बढ़ जाएगी, प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाएगा, लोड करंट धारा घट जाएगा, प्रेरित वोल्टेज घट जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। किसी जनरेटर का ब्रशेज वोल्टेज ड्रॉप का मान तब बढ़ता है जब उसमें लोड धारा में वृद्धि होती है, यानी लोड धारा का मान बढ़ने के साथ ब्रशेज वोल्टेज ड्रॉप का मान भी बढ़ जाता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 12 का ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है यहाँ पर किसी डीसी मशीन के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होता है। तो पहला ऑप्शन है विचुंबकन के कारण, दूसरा चुंबकन के कारण, क्रॉस चुंबकन के कारण और चौथा अचुंबकन के कारण। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। किसी डीसी मशीन का आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्रॉस चुंबकन के कारण होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होती है। पहला ऑप्शन है घूर्णन दिशा में गति पोल की ध्रुवता के समान, दूसरा ऑप्शन है घूर्णन दिशा में अग्रगामी पोल की ध्रुवता के समान, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव के समान, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव के समान। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। किसी डीसी जनरेटर में
इंटरपोल की जो ध्रुवता होती है घूर्णन दिशा के आगामी पोल ध्रुवता के समान होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 14 का बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है डीसी जनरेटर में इंटरपोल का संयोजन किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आर्मेचर के सीरीज में, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर के समानांतर में, तीसरा ऑप्शन है लोड के सीरीज में और चौथा है लोड के समानांतर में। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल का संयोजन किया जाता है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किया जाता है। तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर 15 का ए के साथ चूज करेंगे। बात हुई है थोड़ा सा इंटरपोल की, तो इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। इंटरपोल जो होता है कम्यूटेशन के कारण कम्यूटेटर तथा ब्रश के बीच उत्पन्न होने वाले स्पार्किंग के निवारण के लिए मुख्य फील्ड पोल के बीच एक छोटा सा पोल स्थापित किया जाता है। उस पोल को हम इंटरपोल कहते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ इसका चूज की। बाकी महत्वपूर्ण डाटा आप ध्यान में रखिएगा कि इंटरपोल किसे कहा जाता है और कहाँ संयोजन किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बारे में अभी हम आपको ऊपर में ही बता दिए हैं। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं क्या पूछा गया है। बड़ी डीसी मशीन का योग किस पदार्थ से बना होता है? यानी कि बड़ी मशीन के लिए जो फ्रेम, बॉडी या योग बोल दे सकते हैं इसको, उसमें जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो बड़ी मशीन के लिए हम आपको बताए हैं अभी ऊपर में ही कास्ट स्टील होता है। छोटी मशीन के लिए कास्ट आयरन और बड़ी मशीन के लिए कास्ट स्टील। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 16 का बी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और ये भी क्वेश्चन बेहद एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया किसी डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ ई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ये 4 ऑप्शन है और आप सभी लोग जानते हैं ई बराबर जो होता है 5Zn/60 इंटू पी बटा ए वोल्ट होता है। तो राइट ऑप्शन है हम यहाँ पर 17 का ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है 18 में कि कम्यूटेटर का सेगमेंट में लगाई गई तांबे की पत्तियां का आकार कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन है टी टाइप का, दूसरा ऑप्शन है यू टाइप का, तीसरा ऑप्शन है वी टाइप का और चौथा ऑप्शन है डब्ल्यू टाइप का। तो कम्यूटेटर सेगमेंट में लगाए गए तांबे की पत्तियां का जो आकार होती है वी टाइप में होती है। राइट ऑप्शन हम यहाँ पर सी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बेहद महत्वपूर्ण है और यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पूछा गया है आपसे कि डीसी शंट जनरेटर का आर्मेचर धारा का गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो ये इसके 4 ऑप्शन है और जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो डीसी शंट जनरेटर का आर्मेचर धारा जो ज्ञात करते हैं, आर्मेचर धारा बराबर लाइन धारा प्लस शंट धारा जो है राइट ऑप्शन सी वाला साथ चला जाएगा। तो 19 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज करेंगे। IA बराबर IL प्लस ISH। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 19 का सी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया किसी डीसी जनरेटर का आउटपुट समीकरण किससे दर्शाया जाता है? तो आउटपुट समीकरण किससे दर्शाते हैं? तो एक 4 ऑप्शन है इसके। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20वां का राइट ऑप्शन जो है ई बराबर V प्लस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा। राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 20 का बी के साथ चूज करेंगे। बाकी ऑप्शन जो है ए, सी और डी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है निम्न में से डीसी शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बिल्डिंग जनरेटर सेट में, दूसरा ऑप्शन है बूस्टर के रूप में, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 21 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। डीसी शंट जनरेटर का उपयोग हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग आदि में करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 21 का सी के साथ चूज करेंगे। अगर बिल्डिंग जनरेटर सेट का आपसे पूछा जाता है तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। बिल्डिंग जनरेटर सेट का उपयोग हम डिफरेंशियल कंपाउंड
जनरेटर में करते हैं। डिफरेंशियल का मतलब यहाँ पर विभेदिक यौगिक जनरेटर कह सकते हैं, जनित्र। ठीक है, तो वेल्डिंग वाला पूछेगा तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर चला जाएगा। अगर आपसे बूस्टर के रूप में पूछा जाएगा तो सीरीज जनरेटर चला जाएगा, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग बैटरी चार्जिंग के लिए शंट जनरेटर के साथ चला जाए। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 21 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है समानांतर प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जनित्र जो है अत्यधिक उपयुक्त होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सीरीज जनित्र, दूसरा ऑप्शन है शंट जनित्र, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड जनित्र, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 22 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। समानांतर प्रचलन के लिए जो सबसे उपयुक्त जनरेटर होती है वो शंट जनरेटर होती है। तो राइट ऑप्शन हम 22वां का बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 23 में डीसी जनरेटर में कौन सा लॉस लोड के साथ परिवर्तित होते रहता है। तो पहला ऑप्शन है एडी करंट, दूसरा ऑप्शन है ताम्र क्षति, और तीसरा ऑप्शन है वायु घर्षण क्षति, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हम जानते हैं कि डीसी जनरेटर में जो लोड के साथ परिवर्तित होता है वह कॉपर लॉस होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 23 बी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है किसी डीसी जनित्र में उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए कौन सा शर्त लागू होता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 24 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। परिवर्तन क्षति बराबर नियत क्षति, यानी कि वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस जब होगा तो वहाँ पर जो डीसी जनरेटर की दक्षता होगी वो सबसे अच्छा होगी। जिस प्रकार ट्रांसफार्मर में लोहा हानि बराबर कॉपर हानि होते हैं तो वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी है वो अच्छी मानी जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस दोनों आपस में बराबर होंगे तो इसकी दक्षता अधिकतम मानी जाती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और यह क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसी डीसी जनरेटर की दक्षता होती है, यानी कि डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी कितना तक होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 60 से 80% तक, दूसरा ऑप्शन है 70 से 80, तीसरा ऑप्शन है 85 से 95, और चौथा ऑप्शन है 100%। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 25 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। डीसी जनरेटर की जो इफिशियंसी होती है 85 से 95% तक होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर सी के साथ चूज किए। तो इस टॉपिक से आती 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए। आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका बाद हम नेक्स्ट टॉपिक से जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।